और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नू संजीवनी पे। और आज का अपना टॉपिक है BEGLA 138 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है। समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। बस आप लोग एक बार देखो और समझ जाओ, ठीक है। और उसके कुछ हिंट्स और ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा पेपर के अंदर। और यार देखो, एक क्वेश्चन पैसेज का है और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो लगभग 20 मतलब हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही कहेंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर एक वर्ड दिया, एक पूरा सेंटेंस दिया रहता है, उसके लिए हमें वन वर्ड को फाइंड करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर का जो मैंने पेपर एक्सप्लेन करवाया था वो पिछली वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो आप उसको कर लेना। और बाकी इसके अंदर से जो कुछ क्वेश्चंस हो, एक इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग और फॉर्मल डायलॉग राइटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ताकि यार जो ये बहुत जल्दी वीडियो देख के निकल जाते हैं ना, इनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए यार। आप लोग बस इतनी चीज को प्रिपेयर करना, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना यार। 182 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने ऐसा पिछली बार भी कहा था 132 या 134 पे, ठीक है। तो यार बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या कहें कि जब मोटिवेशन मिलता है ना तो काम करने का मन करता है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों की बदौलत है जो चल रहा है अभी, ठीक है। तो यार प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब करना यार, 300 तक तो पहुंचा ही दो कल तक। चलिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और वीडियो स्टार्ट हो रही है 1 मिनट 35 सेकंड्स पे। चलिए, what is an expository text, ठीक है। write about the various categories of expository text, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होते क्या है। तो मतलब ये ऐसे टेक्स्ट होते हैं ना जिनको हम इंटेंशनली लिखते हैं जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन बतानी होती है, कोई टॉपिक बताना होता है, या एक प्रोसेस को हमें डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो अगर इसको सही से जिसे बोलते हैं मीनिंगफुल तरीके में, तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन अ टॉपिक और डिस्क्राइब अ प्रोसेस, ठीक है। Its primary purpose is to inform, clarify, or instruct, and it's often employs a straightforward and factual style, ठीक है। देखिए इसके अंदर ना किसी चीजों को ना ज्यादा वो नहीं किया जाता, टॉपिक से भटकाया नहीं जाता, टॉपिक पे रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी एक चीज को कन्वे करते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं किसी टॉपिक को, तो देखना हम ना ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। तो वही एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट अब देखो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जहां आप टू द पॉइंट बातें करते हो, ठीक है, या किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, तो ऐसा आप कब करते हैं, जब कोई ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, टेक्स्ट बुक लिखते हैं, ठीक है। और ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट ना कॉमनली हमारे एजुकेशनल जो सेक्टर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये लर्निंग वगैरह के अंदर प्रमोट करते हैं, ठीक है, लर्निंग को। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट एक ऐसा राइटिंग है जिसको लिखा जाता है इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, या किसी प्रोसेस को बताने के लिए। और इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि इन्फॉर्म करना, क्लैरिफाई करना और इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से और फैक्चुअल स्टाइल में। मतलब फैक्चुअल क्या, जैसे कोई चीजें होती है ना जो फैक्चुअल होती है, डेटा के साथ जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं चीजों को। जैसे बोला जाता है कि पेंडेमिक के वजह से, जो कोविड पेंडेमिक था, इससे इतना ज्यादा नुकसान हुआ, तो एक आंकड़ा दिखाया जाता है, फैक्चुअल स्टाइल में उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, एसे में, आर्टिकल्स में, रिपोर्ट्स में, मैनुअल्स और टेक्स्ट बुक्स में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, ठीक है, ईच सर्विंग अ स्पेसिफिक पर्पस, एम्प्लॉइंग डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हियर आर सम कॉमन कैटेगरीज। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे भी बन रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होते हैं, सीक्वेंशियल और प्रोसीड्यूरल टेक्स्ट बताइए, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट। तो काफी सारे टेक्स्ट को पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का ही है, तो टेक्स्ट के टाइप ही पूछेंगे। तो मैंने आपके लिए क्या किया ना कि देखो, पर्पस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया। अब इससे आपको क्या होगा, अगर आप डेस्क्रिप्टिव टेक्स्ट यहाँ से समझते हो, ठीक है, तो अगर पेपर में आपको वही क्वेश्चन दिखता है तो आपके माइंड में थोड़ा तो रहेगा, फिर स्ट्राइक करेगा, उसको थोड़ा खींचना यार, बाल की खाल निकालना, ठीक है। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का यूज बिल्कुल मत करना, टू द पॉइंट मत चलने लगना, क्योंकि हमें पेपर में थोड़ा शो करना पड़ता है। तो ठीक है, चलो। तो डेस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होता है, पर्पस देखो। पहले इसको ना इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, मतलब जो तुम्हारे दिमाग में रह जाए, उसके बाद मैं तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा और बढ़ा के, ठीक है।
तो पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और कॉन्सेप्ट। बिल्कुल भाई नाउन की तरह है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे क्या करना है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कंसेप्ट। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रिच इन सेंसरी डिटेल एंड विविड लैंग्वेज टू क्रिएट क्लियर एंड विविड पिक्चर ऑफ द रीडर्स। ठीक है। अब देखो डेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को ना जब तुम बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्रिप्टिव से क्या डिस्क्राइब मिलता जुलता है ना। तो जब भी हम किसी चीज को डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देते हैं किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, कंसेप्ट या थिंग के बारे में, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। ठीक है। अब देखो रिच इन सेंसरी डिटेल एंड विविड लैंग्वेज, और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होते हैं ना, ये एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर होते हैं जो मतलब सबके लिए जो सबको समझ आती हो, ठीक है, और क्लियरली उसके अंदर लिखा जाता है उस चीज के बारे में। ठीक है। और इससे ना जो रीडर होता है, जो पढ़ रहा होता है, उसके दिमाग में ना एक करेक्ट पिक्चर बनती है कि हाँ ये इसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूं कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इसे पीने से कैफीन मिलता है, ठीक है, तो आपके दिमाग में स्टिंग्स आना चाहिए क्योंकि वो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है और उसे पीने से कैफीन मिलता है। ठीक है। वैसे छपरियों की ड्रिंक है स्टिंग्स, कितने लोग पीना पसंद करते हो कमेंट करके बताओ। चलिए अगला क्या है? सीक्वेंशियल और प्रोसीडियल टेक्स्ट। ठीक है। तो अब इसका पर्पस क्या होता है? सीक्वेंशियल और प्रोसीडरल। ठीक है। प्रोसीडरल, इस वर्ड को ध्यान में रखना, प्रोसीडरल। ठीक है। टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस और डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर इन अ लॉजिकल ऑर्डर, टिपिकली ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली और बाय स्टेप्स गाइडिंग द रीडर थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो देखो किसी भी चीज को परफॉर्म करने का जो ढंग होता है ना, उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, किसी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिकल ऑर्डर में, तो उसी को सीक्वेंशियल और प्रोसीजरल टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है। और ये टिपिकली ऑर्गेनाइज रहते हैं क्रोनोलॉजिकली स्टेप्स के अंदर। ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये रीडर को गाइड करते हैं एक सीक्वेंस के साथ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे ऑपरेशंस वगैरह हो तो जो होता है ना एक प्रोसीजर की पहले एग्जामिन करा जाता है, फिर उसके कॉज को देखो, फिर कॉज के बाद डायग्नोस के ऊपर जाओ, तो कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। तो इसका पर्पस क्या होता है? टू हाईलाइट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स। ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूज अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू शोकेस the similarities and different, often employing comparison and contrast signal words। देखो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो देखो कंपेयर से समझना। अब इंग्लिश के अंदर ना इधर उधर मत भटकना कि यार मैंने पढ़ा नहीं, तुम मेन वर्ड्स को देखो ना यार, उसके बाद तो सब मीनिंग सेम ही है। कंपेयर किसी भी हम दो चीज के बीच में करते हैं, दो सब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है। तो अगर आप इसको देखो मेरी तरह ना लिखना चाहो तो these are the texts which are used to define differences between two or more subjects। ठीक है। These subjects may include product, services, etc। ठीक है। और इस तरीके से करके इसको आप और ज्यादा बढ़ाते जा सकते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद ना इसकी इंपॉर्टेंस को लिख दो कि ये एक मतलब इट हेल्प्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूजर्स और द रीडर सो दे कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, है ना। तो आप इस तरह लिखो ना तो काफी अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है। और इससे तो यार देखो आप समझ चुके होगे कि जैसे कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होती है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट से। ठीक है। चलिए कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट क्या होते हैं? to explain the relationship event or action and their outcomes। ठीक है। focuses the on the cause and the effect relationship, highlighting the reason behind certain events and their consequences। अगली लाइन में ही होगा मेरे ख्याल से consequences, देखिएगा। ठीक है। तो देखिए कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट जब भी हम रिलेशनशिप बताते हैं ना किसी इवेंट और एक्शन में, ठीक है, और उसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं। देखिए जैसे आपने एक इवेंट बताया कि भाई दो लड़के लड़ाई करने वाले, इसको समझो कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट को बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। दो लड़के लड़ाई करने वाले, तो उनका एक दोस्त होता है बहुत समझदार। अब वो क्या कहेगा? भाई लड़ाई करेगा ना, या तो तेरा मुंह फूटेगा या तो उसका मुंह फोड़ देगा। तो देखो लड़ाई जो हुआ ना वो हमारा इवेंट हुआ, ठीक है, और एक्शन हुआ, और उसका आउटकम क्या है कि मुंह फूटने वाला है भाई तेरा, या तो उसका मुंह फूटने वाला है। ठीक है। या तो तू पिट जाएगा, वो मार देगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट है। ठीक है। चलिए देखिए कॉन्सिक्वेंस बोला था, वो कॉन्सिक्वेंस आ गया। प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्स्ट, देखो तो टू रिप्रेजेंट एन इशू और चैलेंज एंड पर्पस वन और मोर सॉल्यूशंस। ठीक है। तो देखो किसी इशू और चैलेंज को बताओ, ठीक है, और उसके जो सॉल्यूशंस हैं, वन और मोर सॉल्यूशंस, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बता दो। ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन एंड ऑफर वायबल सॉल्यूशन इन अ लॉजिकल एंड परसुएसिव मैनर। ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये ना एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है, और उसके इम्प्लीकेशंस को बताएगा और उसके सॉल्यूशंस
को बताएगा। जैसे मान लो लड़ाई हो गई, ठीक है, तो अब उसके दो सॉल्यूशन है, या तो प्रॉब्लम है कि लड़ाई है, ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, या तो भाग जाए या तो मार दे, ठीक है, दो में से। तो उसके साथ हम सॉल्यूशन भी बता रहे हैं उसको लॉजिकली कि अगर पिटना नहीं चाहता तो भाग जा, या मारेगा तो चल मारते हैं। चलिए, डेफिनेशन टेक्स्ट टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ टर्म, कॉन्सेप्ट और आइडिया, मतलब जिसके अंदर हम हमें कोई वर्ड दिया जाता है और उसकी हम मीनिंग को मतलब क्लैरिफाई करते हैं और बताते हैं। जैसे हमें वर्ड दिया जाता है वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज एन वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन बीइंग परफॉर्म, ठीक है। Provide a clear, concise definition along with relevant details, examples और explanations to enhance understanding, ठीक है guys। तो ये समझ आ गया होगा आपको डेफिनेशन टेक्स्ट, ठीक है। और इसके ना आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल खुद से बना के लिख देना। जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्स्ट में क्या होता है, मे बी someone is having such a क्या कहते हैं miserable problems, someone offers him the solution with the solution, ऐसे करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना और उसमें हाईलाइट कर देना कि यहाँ प्रॉब्लम मेंशन की गई, यहाँ सॉल्यूशन, तो ये एक एग्जाम्पल है उस चीज का, ठीक है। अगर ऐसी चीजें आती हैं इन दैट केस, ठीक है। एनालिटिकल टेक्स्ट क्या होता है, टू एग्जामिन एंड इंटरप्ट अ सब्जेक्ट, ब्रेकिंग इट्स टू इनटू कंपोनेंट्स एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब एनालिटिक्स आप देखते हो, जैसे भी हमें कोई मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह करते थे यार बहुत ज्यादा, तो उससे देखना कि हम उन्हें तोड़ देते थे कि ये 0 से 13 के एज ग्रुप्स के लोग हैं, ये इतने हैं वो उतने हैं, ऐसे ही करके होता है, ठीक है गाइस। तो ये भी समझ जाओगे, इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एन एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट। इससे तो यार देखो सीधा ही है कि जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके मतलब एम्फेसाइज, इसके रिलाइज ऑन एविडेंस डेटा, ऑफन इंक्लूड चार्ट्स, ग्राफ और इलिस्ट्रेशन टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जो प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं ना, वो सब इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट में आते हैं, और इसके अंदर चार्ट्स और ग्राफ और इलिस्ट्रेशंस का यूज किया जाता है रीडर या जो वो होते हैं ऑडियंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कैन हेल्प द राइटर टू चूज appropriate structure and technique when conveying information, tailoring their approaches specific need audience and the purpose of the communication। चलिए, तो अब देखो इससे ना ये मत सोचना कि सिर्फ एक आंसर प्रिपेयर हुआ है, अगर इनमें से कुछ भी आता है ना तो आप मेक श्योर कि आप सबके आंसर कर लोगे, ठीक है। और बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन फॉर विच डिफरेंट पर्पस टेलीफोन कन्वर्सेशन आर यूज। चलिए, तो अब देखो यार, ये जो पर्पस होगा ना, ये पर्पस मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये वर्क ये तो आप जानते हो कहाँ कहाँ यूज होता है टेलीफोन। रिलेशनशिप्स बचाने में यूज होता है, रिलेशनशिप तोड़ने में यूज होता है, ऑफिस वर्क में होता है। वो दो एग्जांपल मजाक के थे गाइस, ठीक है। ऑफिस वर्क में यूज होता है टू कम्युनिकेट पर्सन विच आर लिविंग एट अ लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। और और भी जहां जहां आपको लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ यार कहाँ कहाँ लगता है, मुझे भी थोड़ा कुछ सिखाओ आज, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। टेलीफोन कन्वर्सेशन हैव बीन अ concrete stone of communication for over a centuries, offering several advantages and serving various purpose. Here are often some key advantages and uses of telephone conversation। advantages of the telephone conversation, ठीक है। तो देखो टेलीफोन जो कन्वर्सेशन है ना, ये काफी सालों से कम्युनिकेशन की ना एक बहुत ही अच्छी नींव बनता हुआ आया है, ठीक है। और इसकी वजह से ना बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं हमें, ठीक है। और ये काफी सारे पर्पसेस को पूरा करने में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे मैं इसके कुछ की एडवांटेजेस बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एडवांटेजेस है, लेकिन अगर आपसे कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन भी पूछे ना, तो ये आप इसको हाईलाइट मत करो, एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेशन इसको हटाओ, ठीक है। हेयर आर सम इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, इट इंक्लूड इमीडिएट कम्युनिकेशन। तो इसके साथ भी जोड़ के ना, अगर आपसे इतना भी पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेलीफोन कन्वर्सेशन, ठीक है गाइज, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बस आंसर आपको घुमाना आना चाहिए। जब एक बार थोड़ा भी पढ़ लेते हो ना आप, तो उससे क्या होता है कि आपको ना दिमाग में इतना होना चाहिए कि हाँ मैं इस आंसर को कैसे घुमाऊंगा और कैसे आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इमीडिएट कम्युनिकेशन होती है, इनेबल्स रियल टाइम इंटरेक्शन अलाउिंग फॉर इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्विक रिस्पॉन्सेज, ठीक है। देखिए अब इससे जब आप टेलीफोन कम्युनिकेशन यूज करते हो तो बड़े इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई यूएस में रह रहा हो और आप इंडिया में हो, अगर आप उससे बात करना चाहो, तो पुराना जमाना तो है नहीं भाई कि पैसेंजर पिजन्स को भेज दिया जाएगा और वो चिट्ठी लेके जाएगा। डायरेक्ट कॉल किया और तुमने बता लिया, ठीक है। तो इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल टच, ये गाइस एक पॉइंट था मैं शायद हाईलाइट करना भूल गया, ठीक है।
तो वॉइस कम्युनिकेशन इज मोर पर्सनल देन टेक्स्ट बेस्ड मेथड, हेल्पिंग इन बिल्डिंग rapport एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नुएसेंस। तो देखो जो पर्सनल टच आता है ना, मतलब एक देखो, जब आप टेक्स्ट पे बात करते हो तो टेक्स्ट पे ना वो फील नहीं आता, जैसे आप क्या फील कर रहे हो। मे बी आप रो रहे हो, ठीक है, लेकिन आप हंसने वाले इमोजीज यूज करो, सामने वाला तो समझेगा हंस रहे हो भाई, लेकिन उसे क्या पता रो रहे हो। तो जब आप टेलीफोन, लेकिन जब आप वर्बली बात करते हो ना, तो छुपा नहीं सकती इमोशंस, इमोशंस पता लग ही जाते हैं, तो उससे एक पर्सनल टच भी आता है। ठीक है, कन्वीनियंस है भाई, किसी के लिए भी एक्सेसिबल है, ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और देखो क्लैरिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिडक्शन, ये भी एक पॉइंट था जो मैं छोड़ चुका हूँ। ठीक है, तो टेलीफोन पे बात करने से क्या होता है ना, क्लैरिटी आती है कि इमीडिएट क्लैरिफिकेशन इज पॉसिबल, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आर कॉमन इन रिटर्न कम्युनिकेशंस। अब देखो जैसे रिटर्न कम्युनिकेशंस हम यूज करते हैं, है ना, तो उसके अंदर ना काफी ज्यादा वो भी क्रिएट हो सकती है। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे वर्ड्स तुमने लिखे, ठीक है, तुम्हारा इंटेंशंस कुछ और था, इमोशन में लिख रहे हो भाई, सामने वाला समझे अग्रेशन में लिखा है तुमने। ठीक है, तो इससे ना क्लैरिटी भी आती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। ठीक है, नो लीड फॉर लिटरेसी सबसे बड़ा फैक्टर है यार। अब तुम्हें टेक्स्ट में बात करनी हो तो तुम्हें लिटरली स्किल्स चाहिए, मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन जब तुम्हें फोन से बात करनी हो तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती यार कि तुम पढ़े लिखे हो नहीं हो। ठीक है, नो वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज, tone, pace, and inflection of voice provide additional context that can be missing in written communication। अब किसी को प्लीज लिखो तुम, प्लीज यार मेरे साथ चल ले, ठीक है, तो वो इसे नॉर्मली ट्रीट करेगा। अब उसे नहीं पता तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम टेलीफोन पे बोलोगे ना भाई प्लीज चल ले यार बहुत बुरी हालत है, तो वो बंदा जरूर जाएगा। ठीक है, तो नॉन वर्बल जेस्चर्स भी लगते हैं इससे। कॉस्ट इफेक्टिव भी है भाई, ऑफन मोर अफोर्डेबल देन फेस टू फेस मीटिंग, स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। देखो कॉस्ट इफेक्टिव, अगर तुम किसी से मिलने जाते हो तो तुम देखो कितना खर्चा हो, मान लो किसी, स्पेशली तुम सिर्फ बात करने गए, ठीक है, ओ भाई गए वहां खाना खाया, पता नहीं क्या क्या एडिशनल बिल्स ऐड हो जाते हैं, तो फोन पे बात करो खत्म करो। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफर्स अ लेवल ऑफ प्राइवेसी दैट मे नॉट बी प्रेजेंट इन डिजिटल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। तो गाइज देखो आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, टेलीफोन का यूज करें सबसे ज्यादा बातचीत करने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे किस तरह की प्राइवेसी देता है, मतलब जैसे आपके जो भी डेटा होगा, अगर कॉल रिकॉर्ड भी होती है ना टेलीफोन कम्युनिकेशन में, तो आपको सबसे पहले पता चल जाता है योर कॉल इज बीइंग नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है, लेकिन जब आप टेक्स्ट में बात करते हो यार, स्क्रीनशॉट ले ले, पता नहीं 10 दोस्तों को भेज दिए, किसको क्या ही पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और बाकी यार कमेंट के अंदर जरूर बताना कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए, अब हमें एक क्वेश्चन था कि डिफरेंट बिटवीन आर्ग्यूमेटिव एंड परसुएसिव टेक्स्ट। ठीक है, तो एस्पेक्ट देखते हैं। सबसे पहले पर्पस, टोन, फोकस, स्ट्रक्चर, ऑडियंस एंगेजमेंट और गोल ऑफ कंक्लूजन। ये मैंने टेबल बनाई है जिससे आपको बहुत आसानी रहे। अगर गाइज आपको ये पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, और वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग इसको ले लेना। और गाइज मेक श्योर आप ना मुझे कल तक बता देना यार, अगर कल मैं घर पे नहीं रहा तो फिर अपलोड मैं किससे करवाऊंगा, तो मेक श्योर आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बोल देना, तो फिर मैं आपके लिए इसको अपलोड कर दूंगा वेबसाइट के ऊपर जल्दी से। ठीक है, तो देखिए पर्पस क्या होता है आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट का, टू प्रेजेंट अ लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस द ऑडियंस ऑफ अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। ठीक है, तो देखो आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट से आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब किसी भी मतलब विवाद चल रहा होता है, ठीक है, तो हमें ना कन्विंस करना पड़ता है, तो हमें ना इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट होते हैं ना, इसके अंदर हम लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं एक ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए एक पर्टिकुलर व्यू पे। ठीक है, जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम ना कुछ विजुअल्स वगैरह लगाएंगे, कुछ एविडेंस दिखाएंगे कि हाँ भाई देखो ये अच्छा आ रहा है या वो अच्छा आ रहा है। और देखो परसुएसिव टेक्स्ट क्या होता है, टू परसुएट द ऑडियंस टू अडेप्ट अ व्यू पॉइंट और टेक एक्शन ऑफन थ्रू इमोशनल अपील्स। अब गाइस देखो ये थोड़ा थोड़ा ना धार्मिक जैसे चीजों में नहीं होता कि हम कोई इन्फ्लुएंस करता है कि भाई तुम इसके इस चीज पे जाओ। मैं किसी के रिलीजन के बारे में नहीं कमेंट करना चाहता, बट आप सबसे ज्यादा इसी से समझेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर देखो इमोशनल अपील्स होती हैं कि आपको आपके भगवान या खुदा का वास्ता ऐसे करके वर्ड्स वगैरह यूज किए जाते हैं ना।
तो इसके अंदर ऑडियंस को ना हम एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं इमोशनल अपील्स वगैरह पे, परसुएसिव में, ठीक है। टोन, अब देखिए टोन क्या होता है, टिपिकली फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव। अब जब आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट चलता है तो जो टोन रहती है ना वो फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव रहती है, मतलब उसके अंदर काफी अच्छी बोलचाल का यूज किया जाता है, इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। कैन बी इमोशनल, पैशनेट और पर्सनल। अब इसके अंदर परसुएसिव में क्या होता है, अब किसी को भाई तुम्हें इमोशनली अपील कर रहे हो तो इमोशंस तो जरूर होंगे, ठीक है, और पर्सनल हो सकता है। अब देखो फोकस क्या रहते हैं आर्गुमेंटिव टेक्स्ट के, ऑन लॉजिक एंड रीजन, एम्फेसाइजिंग फैक्ट्स, डेटा एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर लॉजिक्स पे, रीजन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और फैक्ट्स, डेटा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब इसके अंदर देखो ऑन परसुएसिव टेक्निक्स, एम्फेसाइजेस इमोशनल अपील एंड पर्सनल कनेक्शन। अब गाइस देखो इसके अंदर इमोशनल अपील का यूज होता है और पर्सनल कनेक्शन, आपका आपके भगवान से क्या वास्ता, आपके अपने खुदा से क्या वास्ता, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी के रिलीजन पे कमेंट नहीं करना चाहता भाई, ठीक है। तो मतलब ये देखो समझने में आसानी रहेगा, परसुएसिव अगर कनेक्ट करोगे रिलीजन से तो समझ जाओगे यार। आप लोगों के आसानी के लिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा ढंग रहा है, कॉलेज टाइम से ही मैं ऐसा करता था कि अपने दोस्तों के साथ ना बड़े ऊट पटांग तरीके से समझाता था और उन्हें समझ आता था भाई। हमेशा पेपर में वो मुझे थैंक्स बोलते ही बोलते थे। चलिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, फॉलो अ क्लियर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, देयर स्टेटमेंट, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और काउंटर ए आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजंस। तो इसके अंदर देखो एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहता है पूरा, ठीक है, और इसके अंदर क्या कहते हैं डेटास वगैरह रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं जिनके एविडेंस भी होते हैं, ठीक है। may not strictly और जो अगला है persuasive, may not strictly adhere to a logical structure, more flexible in presenting ideas and appeals। अब देखो इसके अंदर कोई लॉजिक वगैरह लॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, पर इसके अंदर ना आइडियाज और अपील्स रहती हैं, ठीक है। ऑडियंस एंगेजमेंट, एंगेज द ऑडियंस लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये ऐसी ऑडियंस को एंगेज करते हैं ना जो लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पे भरोसा रखते हैं, और लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होते हैं एविडेंस और लॉजिक्स, ठीक है। अब ये देखिए ये जो परसुएसिव है, एम्स टू कनेक्ट विद द ऑडियंस इमोशंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज। अब देखो ये इसके अंदर जो ऐसी ऑडियंस होती है ना जिनका इमोशन रहता है, ठीक है, किसी चीज को लेकर बिलीफ रहता है और वैल्यूज रहती हैं सर्टेन, ठीक है। गोल्स ऑफ कंक्लूजन टू रीइंफोर्स द आर्गुमेंट लॉजिकली एंड लीव द ऑडियंस विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। अब इसके अंदर देखो कंक्लूजन क्या रहता है, आर्गुमेंटिव जो टेक्स्ट होता है ना, तो प्रेजेंटेशन वगैरह भी जो होती है ना उसके अंदर देखो सबसे ज्यादा हम क्लियर रखते हैं ऑडियंस को, अपने जो टॉपिक है उससे हम क्लियर रखेंगे कि भाई देखो इसके बाद कोई भी तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए इतने सारे लॉजिक्स के बाद। लेकिन ये जो परसुएसिव होता है इसके अंदर हम जो ऑडियंस होती है ना उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और उसको मजबूर करते हैं कि वो एक सर्टेन वे में एक्ट करे, ठीक है, ऑफन विद अ कॉल टू एक्शन। और उसके साथ एक सीटीए भी अरेंज किया जाता है कि भाई ये काम करो तो ये काम हो जाएगा। जैसे वो नहीं होता कि अच्छा एक देखो एक बिलीफ बताता हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तुम गाय को ये करो वो करो ऐसे करके कुछ होते हैं, तो उसमें देखो एक सीटीए मिलता है कि भाई तुम्हें गाय को कुछ खिलाना है। तो परसुएसिव को इससे अंडरस्टैंड करना कि थोड़ा धार्मिक रहता है परसुएसिव टेक्स्ट, इससे तुम समझ जाओगे कि ये पूरा मतलब इमोशंस, ठीक है, पैशंस और बिलीव्स के साथ जुड़ा हुआ है और आर्ग्यूमेंटिव में पूरा लॉजिक ही जुड़ा हुआ है। तो गाइज अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक करना यार, ठीक है। अगला भी पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द 3 कॉमन डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल्स, ठीक है। रीडिंग टू लर्निंग टू रीड कैन बी चैलेंजिंग एंड सम कॉमन डिफिकल्टीज इंक्लूड, ठीक है। पहला क्या होता है डिकोडिंग प्रॉब्लम, इशू क्या होता है डिफिकल्टी साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड कनेक्शन लेटर टू देयर साउंड्स। इम्पैक्ट क्या होता है स्लो डाउन रीडिंग एंड मेक इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 3 कॉमन डिफिकल्टीज बताओ जो एक रीडर फेस करता है लर्निंग स्किल्स को एक्वायर करने में, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल्स, ठीक है। तो देखो लर्निंग स्किल जो लर्निंग टू रीड, ठीक है, कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो बताएंगे इसके अंदर, जो मतलब आंसर है इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। और गाइस मुझे लगा था ना पिछली वाली आखिरी स्लाइड थी तो इसीलिए मैं उसको खत्म करके जाने वाला था, मुझे थोड़ी पता था नेक्स्ट स्लाइड भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखो डिकोडिंग प्रॉब्लम, पहले क्या होता है कि तुम प्रॉब्लम को डिकोड नहीं कर पाते, जैसे इशू डिफिकल्टी साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड कनेक्टिंग लेटर टू देयर साउंड्स। अब तुम्हें वर्ड्स को तुम सही से पढ़ नहीं पा रहे, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता है। अब देखो ये इम्पैक्ट क्या करता है स्लो डाउन रीडिंग एंड मेक इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अब तुम्हें समझ नहीं आया कि वो वर्ड कहना क्या चाहता है, तुम बोल नहीं पा रहे, तो इससे तुम्हारी रीडिंग स्लो होती है और तुम्हें टेक्स्ट समझ भी नहीं आता।
ठीक है, तो पहला है डिकोडिंग प्रॉब्लम, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रगल्स, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग रीड। ठीक है, इम्पैक्ट इवन इफ अ वर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग एंड ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ कैन बी टफ। ठीक है, अब देखो तुम्हें ना इसके अंदर ट्रबल होता है कि जैसे तुमने पढ़ा ना उसके बारे में तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुमने क्या पढ़ा समझ नहीं आया, कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि देखो तुमने वो वर्ड तो सुना है, ठीक है, लेकिन उसकी तुम्हें मीनिंग और सेंटेंस में कहाँ कैसे यूज हुआ है वो समझना काफी टफ हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्या आता है, फ्लुएंसी चैलेंज, रीडिंग स्लोली एंड हेजिटेंटली विदाउट स्मूथ फ्लो। ठीक है, इशू ये होता है। और इम्पैक्ट क्या होता है, अफेक्ट द ओवरऑल रीडिंग एक्सपीरियंस, मेक इट हार्डर टू एंजॉय द कॉम्प्रिहेंस द मटेरियल। ठीक है, अब देखो फ्लुएंसी जब नहीं है तो तुम स्मूथली पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, बड़ा अटक अटक के पढ़ोगे और इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि तुम्हारा रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है और तुम इंजॉय नहीं कर पाओगे पढ़ना वढ़ना। ठीक है, addressing these difficulties involve targeted help like practicing sound out of words, using comprehension strategies, and reading regular to improve fluency, creating a positive reading environment, and supporting tailored to each learner need is the की टू ओवरकमिंग दिस चैलेंज एंड फॉस्टरिंग अ लव फॉर रीडिंग। तो देखो अगर आपको ये सारे चैलेंजेस को दूर करना हो, डिफिकल्टीज को दूर करना हो, तो आपको क्या न्यू न्यू वर्ड्स बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से ज्यादा अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करे और उसके मीनिंग को समझा जा सके, और रोज पढ़िए जिससे फ्लुएंसी आए। ठीक है, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता ना तो यार उसे अप्रिशिएट तो करो एटलीस्ट, तो इससे वो भी पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा। तो ये है प्रॉब्लम्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पे मेरे को आप लोग मैसेज कर देना। और गाइस एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना यार, और मेक श्योर बेल आइकन दबा लेना, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और मेरा सपना पूरा करो 500 सब्सक्राइबर्स का, मैं भी जरा खुश